जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की और कैसे वो आज की डेट में क्रिप्टो स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए रिलेटेड है और उसको देख के हम कैसे बिगर पिक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि यूएस का जो रियल स्टेट है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था और उसमें लोग धनाधन घर ले रहे थे, बेच रहे थे। बड़ी बड़ी फर्म्स, ये ट्रम्प वगैरह, ये सारे लोग उसी टाइम के बने हुए हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बाइंग्स करते थे और बेचते थे, हाइट्स बनाते थे, बेचते थे, होटल्स बनाते थे, बेचते थे, घर बना के बेचते थे। अब लोग लोन लेते जा रहे थे, बैंक्स लोन देते जा रहे थे। उन लोगों को भी जिनमें लोन करने की मतलब वो ताकत नहीं थी, उनको भी लोन मिलते जा रहे थे और बड़ी बड़ी कंपनीज को भी विद लिटिल टर्म्स एंड कंडीशन या कोई रिस्ट्रिक्शन के बगैर उनको लोन्स मिलते जा रहे थे। अब जब सबको लोन मिल रहे थे तो सब घर खरीदते जा रहे थे और घरों की कीमतें ऊपर जाती जा रही थी और लोगों को लगता था कि घरों की कीमतें ऊपर जाती जा रही हैं, ये कभी नीचे नहीं आएंगी। लेकिन एट सम पॉइंट लोगों का इंटरेस्ट घरों के प्राइसेस में कम होना शुरू हो गया। लोग अदरवाइज ढूंढना शुरू हो गए क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। तो लोगों ने घर खरीदना बंद कर दिया। अब घरों की प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता एक जगह रुक गई। जब वो एक जगह रुकना स्टार्ट हुई तो एक पैनिक ट्रिगर हुआ और जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स थी रियल स्टेट में, उन्होंने तेज़ी से निकालना शुरू की। अब जब लोगों ने तेज़ी से निकालना शुरू की, जिन बड़ी फर्म्स ने, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को रीपे कर सकें। चीज़ें लॉस में जाना शुरू हो गई। इसको देखते हुए लोग बैंकरप्ट हुए और बैंकों ने लोगों को ये समझ के लोन दिया हुआ था कि अगर ये लोग हमें पैसा नहीं पे कर पाएंगे तो हम इनसे इनके महंगे महंगे घर खरीदेंगे, उनको महंगे महंगे प्राइजेस पे बेचेंगे और अपनी लिक्विडिटी, मतलब अपना कैश अपने पास ले आएंगे। बैंक इस चक्कर में थे। लेकिन मसला क्या आया कि इन्वेस्टर्स बचे ही नहीं। लोगों का कॉन्फिडेंस ही मार्केट से लूज़ हो गया। इन्वेस्टर घर लेना ही नहीं चाहते थे। अब बैंकों के पास भी कैश खत्म हो गया, लोग भी लॉस में जाना शुरू हो गए और इसका इम्पैक्ट ये आया कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी इकॉनमी डाउन जाती गई। इसको 2008 का रिसेशन कहते हैं। इसमें क्या हुआ, लोग अपनी जॉब्स लूज़ करना स्टार्ट करके और पूरी इकॉनमी का पहिया जाम हो गया। वो जो मैंने आपको एक लिक्विडिटी क्राइसिस समझाया था, ये इस तरह करके हिट हुआ और पूरी की पूरी इकॉनमी का पहिया जाम हो गया, जिसमें बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़ी बड़ी रियल एस्टेट फर्म्स, ये सब लिक्विडेट हुए। लिक्विडेट मतलब कि इनके पास अपने एसेट्स के अगेंस्ट पैसा नहीं बचा, कैश नहीं बचा जो ये अपने इन्वेस्टर्स को दे पाएँ। तो ये चीज़ की वजह से स्टॉक मार्केट्स भी गिरी और पूरी दुनिया ने इसका बर्डन महसूस किया, क्योंकि जो चीज़ यूएस में होती है उसका बर्डन पूरी दुनिया महसूस करती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ और इसी के नतीजे में बिटकॉइन बना है। आपको शायद पता हो या ना पता हो, इसी के नतीजे में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के नतीजे में बिटकॉइन बना है। और आज की डेट में हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे देख सकते हैं, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है, ये 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है। लोग बाहर आए हुए कि बैंक्स को गवर्नमेंट ने बेल आउट कर दिया है, लेकिन हमें बेच दिया है कि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगर आप बिटकॉइन का वाइट पेपर देखते हैं, आपने अगर बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ा हो, तो बिटकॉइन में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, सेंट directly from one party to another party without going through a financial institution। ये इन्होंने लिखा हुआ है, विदाउट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो सतोशी नाकामोटो है, वो भाई साहब कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी वो इस चीज़ के अगेंस्ट हो गया था 2008 में कि बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिटकॉइन का जो मकसद था वो ख़त्म हो गया। बिटकॉइन लॉन्ग करें या शॉर्ट, कौन सा कॉइन बाय करें, बिटकॉइन इन चीज़ों के लिए रह गया। तो बिटकॉइन का वो मेन जो कोर था ना, वो बिटकॉइन का ख़त्म हो गया। अब आज की सिचुएशन आपने समझना है। अब बहुत ज़्यादा लोगों ने बैंक से लोन लेके रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट किया। रियल स्टेट में तो चलो नहीं इन्वेस्ट किया, इतना ज़्यादा किया है, लेकिन रियल स्टेट एज रिस्की नहीं है। स्टॉक्स में, क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लोगों ने, बहुत ज़्यादा फर्म्स ने इन्वेस्ट किया है। उसका डाटा अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, तो एस्टिमेटेड भी 12 बड़ी कंपनियां हैं एस्टिमेटेड भी $12 बिलियन है, जो सिर्फ बिटकॉइन खरीदने के लिए कंपनियों ने लोन लिया है बैंक से, इन्वेस्टर से। और जो एक ब्लॉकचेन एक है, सोर्स है, जिसके मुताबिक टोटल 142 ट्रेजरी कंपनीज है जिन्होंने $137 बिलियन का लोन अपने इन्वेस्टर से और बैंक से लिया हुआ है। अब ये इन्होंने लोन लिया अपने इन्वेस्टर से, मतलब इसमें लोन इन सेंस ये अपने शेयर्स देते हैं, उनके अगेंस्ट खरीदते हैं, वोटिंग करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे के थ्रू माइक्रो स्ट्रेटेजी ने क्या खरीदा, बिटकॉइन खरीदा। अब उसकी एवरेज प्राइस 74,000 समथिंग है। अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी की प्राइस से नीचे बिटकॉइन जाता है तो जो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने लोन लिया हुआ है
उस पे पैनिक होगा, लोग सेलिंग करेंगे, लोग पैनिक सेलिंग करेंगे, लोग उससे डिमांड करेंगे कि हमारे पैसे के एवज़ हमें मतलब हमारे स्टॉक्स या हमारी इन्वेस्टमेंट के एवज़ हमें कैश चाहिए, डॉलर चाहिए। तो ये चीज़ एक और बड़ा पैनिक ट्रिगर करेगी, लोग कंपनीज़ और ज़्यादा बेचेंगी। तो इसी वजह से माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ सबकी नज़र है कि जब ये इसकी एवरेज प्राइस से नीचे बिटकॉइन गया, तो कैसे लोग इसको बेचेंगे और कैसे ये क्या कहते हैं चीज़ एक और मतलब बड़े क्रैश की तरफ हमको लीड करेगी। ये लिक्विडिटी क्राइसिस किस लिए हुआ मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने टैक्स लगाए, लोगों ने जॉब्स लूज़ कर दी, लोगों ने जो लोन लिए हुए थे लोग वापस नहीं कर पा रहे। अब जब लोग लोन लेके वापस नहीं कर पा रहे, तो बैंक्स के पास क्या ऑप्शन है, बैंक्स के पास पैसा आ ही नहीं रहा वापस। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे आपको वो टॉम ली की एक कंपनी है, मुझे उसका पूरा नाम भूल गया, वो इथीरियम में ऑलमोस्ट आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग $4 बिलियन के कर्जे में चल रहा है, ठीक है, लॉस में चल रहा है। तो अगर उसने कर्जा लिया हुआ है तो वो वापस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कर्जे में चल रहा है। और जब एक ऐसा लेवल आएगा जिससे नीचे उसके इन्वेस्टर्स उस पर अपना ट्रस्ट खो देंगे कि भाई हमारे पैसे हमें वापस कर, हमें तेरे से प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा दे, तो उसको क्या कहते हैं चाहते ना चाहते हुए भी अपना इथीरियम बेचना पड़ेगा। तो वो जब इथीरियम बेच के अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देने लगेगा, तो इथीरियम की प्राइस और डाउन जाएगी। ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि इस चीज़ को खेल रहा है। वो ऊपर से ब्लैक रॉक ने सेलिंग स्टार्ट की, और बड़ी बड़ी कंपनीज ने, जो इनसाइडर्स थे, ट्रम्प था, जो भी थे, इन्होंने जब सेलिंग स्टार्ट की तो मार्केट गिरी, सॉरी, मार्केट गिरी। मार्केट के गिरने पे मैंने आपको बताया केडीए जो बैंकरप्ट हुई, वो इसी वजह से बैंकरप्ट हुई कि केडीए ने अगर अपने इन्वेस्टर से पैसे लेके इन्वेस्ट किए हुए थे, अपनी एक बनाई हुई थी बेस, वो बेस टूटी, इन्वेस्टर्स ने पैसा डिमांड किया, वो बैंकरप्ट हुई, उसने अपना सारा शटर डाउन किया, निकल गई। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट होंगी, ये चीज़ उनको काम करेगी। इन सब चीज़ों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका, इसका शेयर आज उस प्राइस पे खड़ा है जहाँ पे 2008 के क्रैश से पहले खड़ा था। इसका मतलब है कि लोगों का उतना ही लोगों ने, क्योंकि बैंक का शेयर तब ऊपर जाता है जब लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, और गिरता तब है जब लोन रीपे नहीं होता और बैंक्स को इंटरेस्ट रेट हाई होना शुरू हो जाते हैं और बैंक्स के पास लिक्विडिटी नहीं होती, तो शेयर तब गिरता है। तो अब आपने ये इंटरेस्टिंग चार्ट बैंक ऑफ अमेरिका का देखना है, ताकि आपको और क्लियर पिक्चर इकोनॉमी की समझ आए कि क्या हो रहा है। ये बैंक ऑफ अमेरिका का चार्ट है, ये मैंने 12 मंथ्स का किया हुआ था, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये 2008 की एक कैंडल है, ये एक कैंडल 2008 में गिरी, ये उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 25 में हम इस लेवल पे खड़े हैं। अगर हम इसको मंथली लेवल पे जाके देखें बैंक ऑफ अमेरिका के चार्ट को, तो ये मंथली लेवल पे बैंक ऑफ अमेरिका का चार्ट देखें, इसको मेरे ख्याल से 19-20 साल लगे हैं। यहाँ से ये गिरा था बैंक ऑफ अमेरिका का स्टॉक, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और यहाँ पे गया था। ये अपनी सेम टू सेम रेजिस्टेंस पे खड़ा है, यानी लोगों ने बैंक ऑफ अमेरिका में लोन लिया, उसने लोन दिया, उसने बहुत लोन दिया, लेकिन अब ये एक लेवल पे पहुंचा है जहाँ पे इसकी लिक्विडिटी वो है, कंप्रोमाइज्ड है। लोग लोन वापस नहीं कर पा रहे, जो मैंने आपको रीज़न बताई थी जिस वजह से कर नहीं पा रहे, और ये एक बहुत नाजुक सूरत हाल पे चीज़ें खड़ी हैं। अब अगर यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा हिट लगता है जो कि लिक्विडिटी क्राइसिस का लग रहा है, इसको थोड़ा सा हवा लगने की ज़रूरत है, लिक्विडिटी क्राइसिस का पैनिक होगा और हम एक रिसेशन टाइप सिचुएशन के अंदर घुस सकते हैं, जो कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, रिसेशन था। जब ये रिसेशन होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या कहते हैं डाउन आएंगी, कंपनीज बैंकरप्ट होंगी, कंपनीज अपनी होल्डिंग सेल करेंगी, अपने बड़े बड़े स्टॉक्स बेच देंगी, जो कि एनवीडिया जो है, कितनी बड़ी कंपनी है, वो अपने स्टॉक्स खुद सेल कर रही है। क्यों कर रही है? उसने इन्वेस्टर्स को पे करना है, उसने अपने क्या कहते हैं कंपनीज को पे करना है जिन्होंने उसके साथ इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी तरह माइक्रो स्ट्रेटजी एक बैकबोन बन चुकी है नैरेटिव वाइज बीटीसी की। अगर ये भी सेल करना स्टार्ट कर गई तो एक पैनिक ट्रिगर होगा। इसी वजह से बिगर पिक्चर में हम बीटीसी पे बीरिश हैं, और बीटीसी 60,000 बिलो या 60,000 तक जाएगा ही जाएगा। आपने छोटे मोटे पंप से वो नहीं होना, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना छोटे मोटे पंप से। मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ से शॉर्ट करना है। ये मैंने आपको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस बताया, उस वक्त लोगों ने घरों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, एक सर्टेन पॉइंट पे घरों की प्राइस रुक गई और गिरना शुरू हुई, पैनिक ट्रिगर हुआ, सेल हुआ, बैंकरप्सीज हुई। अब बिटकॉइन स्टॉक मार्केट और अदर क्या कहते हैं रिस्की एसेट्स में भी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हुए हुए हैं, और जब ये चीज़ पैनिक ट्रिगर करेगी तो ये चीज़ और ज़्यादा सेलिंग को बढ़ाएगी, लिक्विडिटी क्राइसिस भी और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको समझ आई है तो थैंक यू, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं आपको हर चीज़ बता दूँगा। और कोई टॉपिक आपको लगता है मुझे उस पे वीडियो बनानी चाहिए तब भी बताएँ। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो यूट्यूब पे बनाओ वो जो 20-25 मिनट की होती है पूरे लेक्चर टाइप, तो मैं वो भी बना सकता हूँ अगर लोग इंटरेस्ट शो करें, आप लोग इंटरेस्ट शो करो। मेरा काम आप लोगों को एजुकेट करना है, लॉन्ग कर लूँ शॉर्ट कर लूँ ये क्या कहते हैं सेकेंडरी चीज़ें हैं। ज़्यादा अपनी एजुकेशन पे ध्यान रखें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।